पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा प्रस्तुत इस डीप डाइव लेक्चर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। दोस्तों जरा सोचिए, साल 1857, चारों तरफ तलवारें चल रही हैं, तोपें गरज रही हैं। बिल्कुल एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। हाँ, और इन सब के बीच उस भयंकर उथल-पुथल में एक डाकिया अपनी जान पर खेलकर एक जरूरी चिट्ठी लेकर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। अरे वाह, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा है ना। आज हम उसी डाक व्यवस्था के नजरिए से मतलब भारत के पूरे इतिहास को डिकोड करने वाले हैं। ये विशेष गहरा विश्लेषण पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। सही कहा। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे उन सभी साथियों की मदद करना है जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल परीक्षाओं यानी LDCE की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि ये बहुत ही रोमांचक नजरिया है इतिहास को देखने का। मतलब इतिहास के पन्ने पलटना अक्सर तारीखों और नामों के एक भारी भरकम पहाड़ जैसा लगता है। हाँ, एकदम सही बात है। लेकिन आज हमारा मिशन यही है कि हम इस विशाल जानकारी को केवल रटने वाली सूची ना रहने दें। हम इसके पीछे की वजहों और घटनाओं की कड़ियों को ऐसे जोड़ेंगे कि परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इसे समझना और हमेशा के लिए याद रखना बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे पास जो पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स है ना, उनमें भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, ऐतिहासिक घटनाओं और प्रमुख युद्धों का एक बहुत ही शानदार तथ्यात्मक संकलन है। बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं। हाँ, तो अगर हम भारतीय इतिहास की उस नींव की बात करें जिसने आधुनिक सोच को जन्म दिया, तो मुझे ये शुरुआती संगठन बिल्कुल आज के दौर के शुरुआती स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स की तरह लगते हैं। अरे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, ये तुलना तो बहुत ही। हाँ, मतलब फर्क सिर्फ इतना था कि इन इंक्यूबेटर्स में कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियों के विचारों को पनपाया जा रहा था। ये इंक्यूबेटर वाली तुलना यहाँ एकदम सटीक बैठती है। किसी भी बड़े बदलाव या क्रांति रूपी स्टार्टअप को लॉन्च करने से पहले समाज की जमीन तैयार करनी पड़ती है। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में जो मंथन शुरू हुआ, वो इसी जमीन को तैयार करने की प्रक्रिया थी। देखिए, 1815 में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में? हाँ, ये कोई साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि समाज की कुरीतियों पर पहला संगठित प्रहार था। और फिर 13 साल बाद 1828 में उन्होंने इसी विचार को और बड़ा स्वरूप देते हुए ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। और ये वैचारिक लहर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रही। मतलब 1826 में हेनरी डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। बिल्कुल, वो युवाओं का आंदोलन था। हाँ, ये युवाओं के बीच एक बहुत ही उग्र वैचारिक बदलाव था, जहां हर पुरानी परंपरा पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसके बाद महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस दार्शनिक सोच को आगे बढ़ाया। सही कहा। उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनाई और आगे चलकर 1886 में आदि ब्रह्म समाज की नींव रखी। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा था। हाँ, सिर्फ बंगाल में नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ मुड़े तो 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। और इसके कुछ ही साल बाद 1873 में एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम उठाया गया। समाज के निचले और शोषित तबकों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया। अरे हाँ, सत्यशोधक समाज। मतलब ये महज सुधार नहीं था, ये एक तरह का सामाजिक विद्रोह था। इसके बाद 1875 का साल इन इंक्यूबेटर्स के लिए एक बूम ईयर साबित हुआ। इसी एक साल में दो बहुत बड़े संगठन सामने आए। हाँ, 1875 बहुत अहम साल है। उनको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। बिल्कुल। सदी के अंत की तरफ बढ़ें तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य सिर्फ धर्म नहीं बल्कि मानव सेवा था। सही बात है। और इन सामाजिक संस्थाओं के समानांतर कुछ और भी पक रहा था। मतलब शैक्षणिक और राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी एक अलग जमीन तैयार की। अच्छा, जैसे कि? उदाहरण के लिए 1784 में ही विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बना ली थी। रुकिए, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। 1784, ये तो बहुत ही शुरुआती दौर है। उस वक्त विलियम जोन्स जैसे अंग्रेज को भारत में ऐसी संस्था बनाने की क्या सूझी? ये एक बहुत ही पैनी नजर वाला सवाल है।
असल में अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि भारत जैसे विशाल देश पर राज करने के लिए सिर्फ बंदूकें काफी नहीं हैं। उन्हें भारत को समझना था। बिल्कुल, उन्हें भारत के इतिहास, संस्कृति और कानून को समझना होगा। इसलिए एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई। लेकिन जल्दी भारतीयों ने भी अपनी संस्थाएं बनानी शुरू कर दी। हाँ। 1876 में आनंद मोहन बोस की इंडियन सोसाइटी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया सामने आए। ठीक। शिक्षा और समाज सेवा को राजनीतिक दिशा देते हुए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती का निर्माण किया। तो एक तरह से इन संस्थाओं ने उस बौद्धिक ईंधन का काम किया जिसने 20वीं सदी में क्रांति की आग भड़काई। 1900 के आते आते हवा का रुख पूरी तरह से आक्रामक, राजनीतिक और क्रांतिकारी स्वरूप में बदल गया। एकदम सही। इसे हम इनक्यूबेटर्स का IPO फेज कह सकते हैं, जहां सब कुछ पब्लिक और बड़े स्तर पर होने लगा। जैसे 1904 में BD सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। हाँ, और 1906 में सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग का गठन हुआ। बिल्कुल। और ये आग सिर्फ देश के भीतर नहीं सुलग रही थी, विदेशों में बैठे भारतीय भी पूरी तरह सक्रिय थे। 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी बनाई ताकि बाहर से हथियारों और विचारों की मदद भेजी जा सके। गदर पार्टी। और देश के भीतर 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की। 1916 का साल भी बहुत अहम रहा, जब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर स्वशासन की मांग के लिए होम रूल लीग शुरू की। इसके बाद तो जैसे जन आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई है ना? 1919 में अली बंदों का खिलाफत आंदोलन सामने आया। हाँ। फिर जब राजनीतिक मोर्चे पर नई रणनीतियों की जरूरत महसूस हुई तो 1923 में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बना ली। और 1930 का भी एक बड़ा संगठन है। हाँ, 1930 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सीमांत गांधी यानी अब्दुल गफ्फार खां का शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत खुदाई खिदमतगार संगठन खड़ा हुआ। बिल्कुल। और फिर स्वतंत्रता के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और 1942 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। मतलब ये सारे संगठन सिर्फ नाम नहीं है, ये अलग अलग विचारधाराएं थीं जिन्होंने मिलकर आजादी की इमारत खड़ी की। सही बात है। लेकिन यहाँ एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये संगठन सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे थे। इनके विचार इतने गहरे थे कि उन्हें कागजों पर उतारना जरूरी हो गया, और वहीं से जन्म हुआ उस दौर के क्रांतिकारी और प्रभावशाली साहित्य का। बिल्कुल सही दिशा में आपने इशारा किया, और यहाँ मैं हमारे सुनने वालों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगी। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के ये नोट्स LDCE परीक्षाओं की तैयारी में बेहद उपयोगी हैं, खासकर जब बात पुस्तकों और लेखकों के सटीक मिलान वाले सवालों की हो। ये सवाल बहुत आते हैं। हाँ, ये सवाल परीक्षाओं में अक्सर नंबर बनाने या बिगाड़ने का काम करते हैं। तो अगर हम प्राचीन काल से शुरू करें तो कुछ किताबें तो जैसे प्रशासन और इतिहास का ब्लूप्रिंट है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो राजनीति और अर्थशास्त्र पर है। हाँ? पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की नींव है, और मेगस्थनीज की इंडिका जिससे हमें मौर्य काल का पता चलता है। अरे हाँ, और कालिदास की रचनाएं तो हर परीक्षा के लिए हॉट फेवरेट है। मतलब मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। बिल्कुल। इनके अलावा विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस, वात्स्यायन का कामसूत्र और कल्हण की राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास बताती है, बहुत ही अमूल्य स्रोत हैं। और वाण भट्ट की 2 महान रचनाओं हर्षचरित और कादम्बरी को भी इसी सूची में रखा जाना चाहिए। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र तो ऐसा ग्रंथ है जिसने पूरी दुनिया को कहानियों के जरिए नीति सिखाई है। हाँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं पंचतंत्र। सही कहा। इसके अलावा जयदेव का गीत गोविंद, नागसेन की मिलिंद पन्हो, अश्वघोष का बुद्ध चरितम, नारायण पंडित का हितोपदेश और भवभूति का मालती माधव, ये सभी प्राचीन और शास्त्रीय साहित्य के ऐसे रत्न हैं जिनसे अक्सर सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो वहां भी दरबारों और युद्धों का सजीव वर्णन किताबों में मिलता है। चंदरवदाई का पृथ्वीराज रासो, फिरदौसी का शाहनामा और अबुल फजल की आईने अकबरी व अकबरनामा इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और राजशेखर की काव्य मीमांसा भी है। हाँ, साथ ही खुद बाबर द्वारा लिखी गई बाबरनामा, जी, गुलबदन बेगम की हुमायूनामा
और गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका इस काल की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं। अब अगर आधुनिक काल और स्वतंत्रता संग्राम के साहित्य पर आएं, तो ये सूची बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल। बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, जिसने पूरे देश में ऊर्जा भर दी, महात्मा गांधी की यंग इंडिया पत्रिका और उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज, जिसे हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक चुनौती पेश करते हुए मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी सारी किताबों और लेखकों के नाम रटना परीक्षार्थियों के लिए बहुत भारी हो सकता है। क्या इन किताबों के नामों को उनके कालखंड या उस समय के माहौल से जोड़कर याद रखने का कोई तरीका है? यही तो इसे याद रखने का सबसे तार्किक तरीका है। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए भगवती चरण बोरा की पुस्तक बम का दर्शन को ही लें। इसका नाम सुनकर ही समझ आ जाता है कि यह सीधे तौर पर क्रांतिकारी संगठनों की उग्र मानसिकता को दर्शाती है। जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, तो साहित्य ने जमीनी कार्रवाई को हवा दी। जब आप किताब के नाम को उस दौर के माहौल से जोड़ते हैं, तो दिमाग में छप जाता है। यह सचमुच एक शानदार टिप है। चलिए, आधुनिक साहित्य की इस बेहद महत्वपूर्ण सूची को पूरा करते हैं। अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन, शिवानंद की डिवाइन लाइफ, मेघनाथ देसाई की रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम और राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। साहित्य के इसी सुनहरे दौर में रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला, और गोरा लिखी गई। दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश, मुंशी प्रेमचंद के आम आदमी के संघर्ष को दिखाते मशहूर उपन्यास गोदान, गबन और कर्मभूमि, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भारत भारती व साकेत, और महादेवी वर्मा की यामा। बिल्कुल। धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, इंदिरा गांधी की इटर्नल इंडिया व माई ट्रूथ, और भारत विभाजन के दर्द को बयान करता भीष्म साहनी का उपन्यास तमस भी इसी कालजयी सूची का हिस्सा हैं। और अगर आज के दौर यानी समकालीन लेखकों की बात करें, तो वीएस नैपाल की हाफ ए लाइफ, शोभा डे की स्पीड पोस्ट, विभूषण बंदोपाध्याय की पाथिर पंचाली, आर.के. नारायण की हमेशा याद रहने वाली मालगुडी डेज व गाइड, साथ ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स, आर वेंकटरमन की माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, विक्रम सेठ की अ सूटेबल बॉय, नीरज सी चौधरी की अ पैसेज टू इंग्लैंड और खुशवंत सिंह की दर्दनाक घटनाओं पर आधारित ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अब तक हमने देखा कि विचारों और साहित्य ने कैसी वैचारिक जमीन तैयार की। अब हम उन असल घटनाक्रमों की टाइमलाइन पर चलते हैं जिन्होंने भारत का नक्शा और भविष्य दोनों बदल दिए। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मैं हमारे सुनने वालों को यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम 1947 से 1947 तक की जिन ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें कई संवेदनशील राजनीतिक घटनाएं जैसे विभाजन और पाकिस्तान की मांग शामिल है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर केवल मूल स्रोत यानी पोस्टल ज्ञान की सामग्री में दी गई तथ्यात्मक जानकारी को डिकोड करना है। इस स्पष्टता बहुत जरूरी है। इतिहास को तथ्यों के चश्मे से ही देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो 1857 से 1899 के कालखंड से शुरू करते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, इसने अंग्रेजों को डरा दिया था। उन्हें समझ आ गया कि भारतीयों को सिर्फ ताकत से नहीं दबाया जा सकता। सही बात है। इसलिए भारतीय मानस को ब्रिटिश सांचे में ढालने के लिए 1857 में ही कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य का घोषणा पत्र आया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में गया और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। और 1859 में विवादित व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वापसी हुई और बंगाल में किसानों का नील विवाद भड़का। 1861 में शासन को व्यवस्थित करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट और हाईकोर्ट एक्ट लागू हुए। 1885 का साल संचार के लिहाज से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। यूरोप के साथ टेलीग्राफ संपर्क शुरू हुआ। अरे हाँ, टेलीग्राफ। सोचिए, ये उस दौर का इंटरनेट था जिसने ब्रिटिश प्रशासन को तुरंत जानकारी पहुंचाने की ताकत दी। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो घटनाओं की इस कड़ी में 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा, जहां रानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1878 में भारतीय अखबारों की आवाज दबाने के लिए वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ और उसी साल द्वितीय अफगान युद्ध शुरू हुआ।
1881 में मजदूरों के लिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया और पहली बार व्यवस्थित आम जनगणना हुई। 1882 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट वापस लिया गया और शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ। 1885 का साल दो अलग-अलग कारणों से बहुत अहम था। हाँ, 1885 बहुत जरूरी साल है। एक तरफ साम्राज्यवादी तृतीय बर्मा युद्ध हुआ और दूसरी तरफ एक ऐसा मंच तैयार हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। बिल्कुल। 1893 में सीमाओं को लेकर डुरंड मिशन की शुरुआत हुई और उसी साल स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा की। 1899 में लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय नियुक्त हुए, जिनके फैसले आगे चलकर बहुत विवादित रहे। अब 1905 से 1927 के दौर में आते हैं, जहां हर घटना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। चेन रिएक्शन कैसे? जैसे कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन लागू किया। इसके खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया हुई और स्वदेशी आंदोलन व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया। बिल्कुल, एक घटना ने दूसरी को जन्म दिया। हाँ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसी साल कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया। लेकिन स्वराज्य कैसे मिलेगा, इस पर कांग्रेस के भीतर ही मतभेद हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया, जहां नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। 1909 में मॉर्ले मिंटू सुधार लागू हुआ। 1911 में फिर एक बड़ा दिल्ली दरबार सजा, जहां बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बड़ी घोषणा हुई, जो 1912 में जमीनी हकीकत बनी। और उसी साल लॉर्ड हार्डिंग पर क्रांतिकारियों ने बम फेंका। हाँ, फिर 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ और इसी साल महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई, जिसने भारतीय राजनीति का पूरा व्याकरण बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। 1919 का साल बहुत ही उथल-पुथल और दुखद रहा। अंग्रेजों के काले कानून रॉलेट एक्ट का भारी विरोध हुआ और इसी विरोध के बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी क्रूर घटना को अंजाम दिया गया। इस क्रूरता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 1921 में मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का काले झंडों से स्वागत हुआ। ये अचानक स्थगित कर दिया। जी। 1926 में लॉर्ड इरविन वाइसराय बने और भारत में रुपये का पहली बार अवमूल्यन हुआ। 1927 में भारत के संवैधानिक भविष्य का फैसला करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। और यहीं से हम 1928 से 1947 की उस अंतिम और सबसे तेज बदलाव वाली टाइमलाइन में प्रवेश करते हैं। हाँ, 1928 में साइमन कमीशन में कोई भारतीय न होने के कारण इसका भारी बहिष्कार हुआ और भारतीयों ने अपनी तरफ से नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण आजादी की मांग रखी गई। 1930 में पहली बार स्वाधीनता दिवस यानी 26 जनवरी को मनाया गया। बिल्कुल। गांधी जी का ऐतिहासिक दांडी मार्च निकला, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए। और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ। सही। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ, जो हमारे आज के संविधान का बहुत बड़ा आधार है। इसी के तहत 1937 में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई और कई प्रांतों में कांग्रेस सरकारें बनी। 1940 में राजनीतिक समीकरण फिर बदले और मुस्लिम लीग द्वारा औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जो विफल रहा और इसी साल भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली। 1945 में गतिरोध तोड़ने के लिए वेविल योजना पर शिमला में सम्मेलन आयोजित हुआ। 1946 वो साल था जब ब्रिटिश हुकूमत की वापसी तय हो गई थी। बिल्कुल। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। लाल किले में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चला, जिसके खिलाफ नौसेना में विद्रोह हो गया। इसी साल मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिससे दंगे भड़के, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और दिल्ली में भारत का भविष्य तय करने के लिए संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। और अंततः 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की योजना आई। इस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ।
एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त को भारत ने 200 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति की। एक बहुत लंबी यात्रा। इन राजनीतिक संघर्षों ने भारत का भविष्य तय किया, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की भौगोलिक सीमाएं सदियों के युद्धों द्वारा तय हुई हैं। चलिए इतिहास के प्रमुख युद्धों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। प्राचीन और मध्यकालीन भारत से शुरुआत करें तो 327-26 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हाइडस्पीस या झेलम का युद्ध हुआ। ठीक। 661 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग के बीच कलिंग युद्ध हुआ, जिसने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी और अनंग पाल के बीच थानेश्वर का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का रास्ता खोलने वाले युद्ध हुए। मतलब 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें गौरी हारा, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की जीत हुई। 1194 में गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। अब आते हैं मुगलों पर। बाबर के युद्धों को याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। अच्छा, वो क्या? ये इंसान भारत आने के बाद एक भी साल खाली नहीं बैठा। सच में? लगातार 4 साल, 4 बड़े युद्ध। 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध किया। अगले ही साल 1527 में खानवा में राणा सांगा से भिड़ गया। बाप रे। 1528 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध और 1529 आते आते अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध। इसके बाद शेरशाह और हुमायूं के बीच भी 2 बड़े युद्ध हुए। हाँ, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिल्कुल। 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1565 में तालीकोटा का विनाशकारी युद्ध हुआ, जिससे दक्षिण के महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और 1576 में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। फिर शुरू होता है औपनिवेशिक काल, जहां व्यापार करने आई कंपनियों ने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी। 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच वेदरा का युद्ध, 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वॉन्डीवॉश का युद्ध और 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध हुआ, जिसने अंग्रेजों को असली सत्ता सौंप दी। बक्सर का युद्ध बहुत निर्णायक था। बिल्कुल। और इस बीच उत्तर भारत में 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध भी लड़ा गया। अंग्रेजों ने भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए लगभग हर बड़ी स्थानीय शक्ति से युद्ध किए। मराठों के साथ 3 बार भिड़ंत हुई। प्रथम एंग्लो मराठा 1766-69, द्वितीय एंग्लो मराठा 1803-06 और तृतीय एंग्लो मराठा 1817-18। मैसूर के शासकों हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ 4 युद्ध हुए। प्रथम एंग्लो मैसूर 1767-69, द्वितीय 1780-84, तृतीय 1789-92 और चतुर्थ एंग्लो मैसूर 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए। क्षेत्रीय विस्तार के लिए 1770 में उदयगिरी का युद्ध और 1774 में रुहेला का युद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी देशों से भी युद्ध किए। बिल्कुल। बर्मा यानी म्यांमार के साथ। बर्मा के साथ एंग्लो बर्मीज युद्ध 3 बार हुए। प्रथम 1824-26, द्वितीय 1852 और तृतीय 1885-86। पंजाब पर कब्जा करने के लिए सिखों के साथ भी 2 युद्ध हुए। प्रथम एंग्लो सिख 1845-46 और द्वितीय एंग्लो सिख 1848-49। अफगानों के साथ अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़े। प्रथम एंग्लो अफगान 1839-42, द्वितीय 1878-80 और तृतीय एंग्लो अफगान 1919-21। और इन सब सैन्य अभियानों के बीच 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सबसे बड़ा सैनिक और नागरिक विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत को चैन नहीं मिला। अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए आजाद भारत को कई युद्ध लड़ने पड़े। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध, जिससे एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और 1999 में तृतीय भारत पाकिस्तान, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम युद्धों के इस पूरे परिदृश्य को देखें तो ये सिर्फ तारीखों की सूची नहीं है। इससे साफ समझ में आता है कि कैसे युद्धों का स्वरूप बदलता गया। हाँ, कैसे? पहले आपस में लड़ने वाले राजवंश,
फिर बाहरी शक्तियों यानी अंग्रेजों के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई और अंततः एक आजाद और संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की अपनी सीमाओं की रक्षा। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। चलिए, इतनी सारी जानकारी को डिकोड करने के बाद चर्चा के अंत में ये परखने के लिए कि LDCE परीक्षा की तैयारी कितनी मजबूत चल रही है, एक छोटी और रोचक पोस्टल ज्ञान क्विज का आयोजन करते हैं। अरे वाह, ये बढ़िया रहेगा। परीक्षाओं में अक्सर मिलते जुलते नाम भसा देते हैं। बताइए, लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ के लेखकों में क्या अंतर है? ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक क्वेश्चन है जो अक्सर उम्मीदवारों को उलझा देता है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को हमेशा याद रखना चाहिए कि लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है, जबकि इसके ठीक उलट नाम वाली किताब डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद हैं। शब्दों के इस थोड़े से हेरफेर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एकदम सही। अगला सवाल, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किन दो मुख्य नेताओं ने की थी? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर की थी। बिल्कुल। हालांकि दोनों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र अलग बांटे हुए थे, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य एक ही था, भारतीयों के लिए स्वशासन। बेहतरीन। और आज की क्विज का आखिरी सवाल, हमने मुगलों के युद्धों की बात की थी। शेरशाह और हुमायूं के बीच 1539 और 1540 में कौन से दो प्रमुख युद्ध हुए थे? 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं को भारी नुकसान हुआ। हाँ। और ठीक एक साल बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता था। इस युद्ध ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बहुत खूब। अब अंत में एक विचार जिस पर हमारे सुनने वालों को गौर करना चाहिए। जरा सोचिए, 1854 में जब भारत में डाक व्यवस्था ने अपनी आधुनिक शक्ल लेनी शुरू की होगी, तब से लेकर आज तक इस विभाग ने क्या कुछ नहीं देखा? बिल्कुल, बहुत कुछ देखा है। 1857 की क्रांति की आग हो, 1947 के विभाजन का भयंकर दर्द हो, या सरहदों पर लड़े गए युद्ध हों, इन सभी ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बीच एक डाकिये ने कैसे बिना थके पत्रों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया होगा? सच में ये बहुत गहरी बात है। हमारे जो भी साथी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत प्रेरणादायक है कि जिस पोस्टल विभाग का वे हिस्सा बनने जा रहे हैं या हैं, उसकी जड़ें इसी लंबे इतिहास और सेवा के जज्बे से जुड़ी हुई हैं। यही वो विचार है जो इतिहास को सिर्फ किताबों से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे काम से जोड़ देता है। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के इस लेक्चर को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।